हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और हमारे पास चैलेंजेस थे ढेर सारे कि हम कैसे विकास करें, कैसे पॉवर्टी को अलग करें, पॉवर्टी से उभरें। तो उससे उससे रिलेटेड आज़ादी से अब तक कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, सिंस हम रूरल डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली गिवन है, तो इसलिए इस टॉपिक को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। अब रूरल डेवलपमेंट, अब इसी में स्कीम भी सारी आ जाएंगी। ओ तो समझिए, स्कीम्स ढेर सारी हैं, लेकिन हमें उन्हीं स्कीम्स को प्रिपेयर करना है जो रूरल परिप्रेक्ष्य में इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे रूरल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी में क्या आता है, एग्रीकल्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर से जितनी भी रिलेटेड स्कीम्स है उसको सब पढ़ लेना है। रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या, हेल्थ, रूरल हेल्थ, रूरल एजुकेशन, इससे दोनों से रिलेटेड है। रूरल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जितना प्रोग्राम है उन सबको पढ़ लेना है। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो जो प्रोग्राम है उनको पढ़ना है। तो देखेंगे आज़ादी के टाइम इंडिया की क्या सिचुएशन थी और कैसे ये डेवलप हुआ, हम कैसे आगे राह पे चलते गए। तो इससे पहले कि हम डेवलपमेंट की राह पे आगे कैसे बढ़े, उससे पहले जान लेते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो व्हाट वाज द सिचुएशन। सिचुएशन कुछ यूँ थी कि हमारा इकोनॉमिक देखिए तो प्राइमरी सेक्टर जो है 75% ऑफ जीडीपी वैल्यूएट करता था, अभी जो कि 18% है। तो कहोगे सर ये तो डेवलपमेंट नहीं है, ये तो घट गया। नहीं, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की ये निशानी होती है कि उसमें जो प्राइमरी सेक्टर उसका जो जीडीपी में होता है और कम होता है वैल्यू, वही सर्विस सेक्टर का ज़्यादा होता है। प्रेजेंटली अगर बात करें अभी की, तो लगभग 18% ही प्राइमरी सेक्टर से आता है। वहीं 55% 55 to 60% जो है टर्सरी सेक्टर से आता है, और वहीं लगभग 25% से के लगभग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। तो ये है अभी की इकोनॉमिक स्टेटस, हम यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 95% ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में था। तो सोचिए, कभी अगर एग्रीकल्चर बाढ़ या सूखा आ जाए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया उस साल, तो कोई भी बैकअप के लिए नहीं था, कोई भी अदर सेक्टर। जैसे कि कोरोना काल में टर्सरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह हो चुका था, लेकिन प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग होने की वजह से हमें संभाले रखा। लेकिन अगर प्राइमरी सेक्टर ही तबाह हो जाएगा तो कौन खाने के लिए देगा, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम ओवर डिपेंडेंट थे उस टाइम एग्रीकल्चर पे। और अब की एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जो है लगभग 42 के लगभग प्रतिशत है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अपना एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम हुआ है। हमारा ग्रोथ हुआ है, लेकिन स्लो ग्रोथ कहेंगे इसको, आइडियल ग्रोथ नहीं कहेंगे जैसे चाइना वाइना में हुआ है। और सारे फैक्टर्स को देख लेते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या थी स्थिति, लिटरेसी रेट उस टाइम हमारी 16% जनता ही सिर्फ लिटरेट थी, अब के मुकाबले जहाँ लगभग 73% है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 44 साल थी, जबकि अब बढ़ के अब 70 ईयर्स हो गई है, और 70 ईयर्स के आसपास। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है, जीने के चांसेस कितने थे, पर 1000 में 288 बच्चे मर जाते थे। इमेजिन करिए कितनी बुरी हालत थी। इसीलिए उस टाइम ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, ज़्यादा मरते थे, तो ओवरऑल पॉपुलेशन बैलेंस रहता था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि बच्चे ज़्यादा, वही चीज़ चलते आ रही है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन लोग कम मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन ओवरऑल राइज हो रही है। आज के डेट की बात करें तो आईएमआर की जो स्थिति है 23 है। 1000 बच्चे में सिर्फ 23 बच्चे मरते हैं विथ अनफोर्स डेथ, मतलब कि अन्य कारणों से। तो ये काफ़ी घटा हुआ, तो ये भी डेवलपमेंट की एक निशानी है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कौन कौन सी स्कीमें लागू की गई थी, कौन कौन से हमारे एफर्ट्स थे जिसके थ्रू हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, लेट्स सी।
और पहले तो ये बड़ा डिबेट था कि गांव स्तर से किया जाए, ऊपर से नीचे की ओर किया जाए डेवलपमेंट, कि पहले इंडस्ट्री बसाया जाए उससे ऑटोमेटिकली लोग डेवलप होंगे, कि पहले गांव स्तर पर डेवलप किया जाए उससे धीरे धीरे ऊपर डेवलपमेंट होगा। तो इस पर बड़ा डिबेट था। तो पहला जो प्रोग्राम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दो अरे सॉरी 1952 में चालू किया। इसमें ये बॉटम टू अप अप्रोच था। इसमें क्या था कि ग्रामीण स्तर के सारे डिस्ट्रिक्ट को हमने वो टारगेट किया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को। कुछ ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे था कि हम चलिए ग्रामीण स्तर पे या ब्लॉक में बांटेंगे डिस्ट्रिक्ट को, और उस स्तर पे हम डेवलपमेंट कार्यक्रम को चालू करेंगे। और पहला रूरल डेवलप इसी टाइम वीडियो का इम्पोर्टेंस आया था, तभी ब्लॉग बने थे और वीडियो ही मेन एग्जीक्यूटिव था उस टाइम। तो वीडियो का इम्पोर्टेंस तभी आता है। तो इसमें ढेर सारे स्कीम्स, इसमें ढेर सारे थे, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन तक सबको बढ़ावा देने का था। इंटीग्रेटेड ये मैनर में था। टोटल 55 प्रोजेक्ट्स थे और इसको बढ़ाया गया। तो इट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल। इस सक्सेस को देखते हुए कि अरे यार ये तो बॉटम से, अब हम लोग गाँव स्तर पर करेंगे तो ओवरऑल ऑटोमेटिकली हम पूरे देश का विकास होगा। तो इसको बढ़ाते हुए हम पूरे नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन मतलब क्या, सीडीपी को ही एक्सटेंड कर दिया गया और सारे डिस्ट्रिक्ट में। अब ओवरऑल इंडिया में लागू किया गया, पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही लागू किया गया था। और इसको देखा गया तो इट वाज आल्सो गुड, मतलब ओवरऑल रिजल्ट आया वो ठीक ठाक था। और फिर इसके बाद शिफ्ट हट गया इस प्रोग्राम से, क्योंकि इंडिया में अब देखा गया कि भाई और सब तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ पर्टिकुलर टारगेट सेट करना पड़ेगा जिससे कि हमें ओवरऑल देखने को मिले। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी वीक था, हम डिपेंडेंट थे यूएसए पे, से ढेर सारा इंपोर्ट करते थे ग्रेन्स का, भूखमरी थी, तो इसलिए एग्रीकल्चर पे फोकस किए हम लोग। तो हम लोग और सारे सेक्टर्स के, जैसे कि सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इससे अपना फोकस हटा के एग्रीकल्चर सेक्टर पर लाए। हालांकि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम हैवी इंडस्ट्रीज, तभी पीएसयू का वो हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हैवी इंडस्ट्री हुआ। लेकिन थर्ड और फोर्थ में हम समझ गए थे कि भैया भूखमरी आ रही है, क्योंकि सन 61 और 65 के वॉर में हमारा काफ़ी डिफेंस में चला गया था बजट में, और हमारा एक और सारे सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। फिर हम एग्रीकल्चर पे दोबारा शिफ्ट हो गए। अब सूखा, भूखमरी, जय जवान जय किसान का नारा याद है 1965 में जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, अरे सॉरी अपने ये सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री ने। तो रीज़न वो था कि उस टाइम भूखमरी भी थी और लड़ाई भी चल रही थी, और ढेर सारे फोर्ड रिपोर्ट एक था, फाउंडेशन रिपोर्ट 1959 में कहा था कि इंडियाज़ फूड क्राइसिस स्टेप टू डील विथ इट। तो इंडियाज़ की फूड क्राइसिस कैसे डील किया जाता है, उसी टाइम हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पे फोकस किया। भैया हाइब्रिड सीड बन रही है ओवरऑल दुनिया में, क्यों ना हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही ये सब सारा स्कीम है, ये पार्ट है। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो 1961 में आया, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या था, कैनल्स बनाए गए थे, हाई इल्ड वैरायटी प्रोग्राम्स 1960, और इसमें मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन मतलब अब मॉडर्न तरीके के टूल्स, जैसे पहले हल चलता था अब ट्रैक्टर द्वारा होता है, तो ऐसे सब टूल्स लाए गए थे। हाई इल्ड वैरायटी प्रोग्राम 1963 में, पता ही है हाई इल्ड कौन कौन सा था, ICAR द्वारा जो सब विकसित, और स्वामीनाथन और बॉरलॉन्ग, ये जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये लोगों ने सीड्स बनाए थे उसको इंट्रोड्यूस करना था फुल फ्लेजेडली, मतलब अपने इंडिया में, कि जिससे इंडिया की फूड क्राइसिस ख़त्म हो। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जो कि 1964 में आया था, ये भी पार्ट है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम का। कैसे एग्रीकल्चर की ईल्ड बढ़ाई जाए, फसल गहनता कहते हैं ना आप लोग, तो ईल्ड कैसे बनाई जाए। तो इस, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी एक डेवलपमेंट का एक पार्ट ही है। तो क्या कहते हैं कि हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग चाहिए था। तो ये अब ये कहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपको पता है ये कहाँ सक्सेस हुआ, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि पहले से जो एरिया ऑलरेडी कैनल्स और इरिगेशन व्यवस्था जहाँ क्योंकि
वैरायटी सीड्स होते हैं ना, उसको ज़्यादा पानी, ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो चाहिए होता है। तो जो बड़े किसान होते हैं वही ये सब अफोर्ड कर पाते हैं फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को। और बड़े किसान होने के साथ साथ उन एरिया में ये ज़्यादा सफल हो पाया जहाँ कैनल बने हुए थे। तो कैनल उस टाइम ज़्यादातर अपने पंजाब एरिया में, हरियाणा में, वेस्ट यूपी में, इधर कैनल काफ़ी अच्छे से विकसित थे। इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन इधर ही क्या कहते हैं सक्सेसफुल हुआ। इसको और सारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के पार्ट में पढ़ेंगे। अभी चलते हैं, अभी हम लोग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाई वैरायटी प्रोग्राम और इंटेंस एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ये तीनों लॉन्च किए गए थे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये जो प्रोग्राम्स थे ये पर्टिकुलर फार्मर्स को ही, मतलब हाई और मिडिल इनकम फार्मर को, लोअर इनकम फार्मर जिसमें 90% ऑफ फार्मर बिलोंग करते हैं, और 10% में, तो 10% को ही फ़ायदा हुआ, 90% को फ़ायदा नहीं हुआ। उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम कौन सा चलाया गया। अब देखिए, स्पेशल एरिया प्रोग्राम इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही पार्ट था। ड्रॉट प्रोन एरिया, मतलब जो सूखाग्रस्त है उसके लिए, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे ढेर सारे प्रोग्राम है। नीचे PDF में दिया हुआ, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि सिर्फ 10% ही मिडिल और हाँ जो बड़े फार्मर्स हैं उनका ही विकास हुआ था। 90% जो मार्जिनलाइज है, स्मॉल फार्मर, उनका नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से फर्टिलाइज़र खरीदेंगे, पेस्टिसाइड खरीदेंगे। तो अब उसके लिए क्या किया गया, ऑल इंडिया क्रेडिट रिव्यू। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना स्मॉल फार्मर्स का, हमको बीज खरीदना, कुछ भी खरीदना, तो वो पहले पैसा लेते को लोन में। अब लोन में जानते गांव में क्या होता है लोन वाला सिस्टम, कि एक बार चंगुल में फंस जाता है ना आदमी, स्मॉल फार्मर्स, तो इतना ज़्यादा ब्याज होता है, महीने के दर से ब्याज होता है गांव में, इतना ज़्यादा ब्याज होता है तो वो कभी तोड़ ही नहीं पाता है। तो क्रेडिट सिस्टम हमारा सुदृढ़ करने का बड़ा ही वो था। इसी टाइम उस टाइम RRB लगभग 1976 में, नाबार्ड 1982 में, तो ये सारे वो बैंक्स की स्थापना हुई थी क्योंकि लोन दे सके इनको कम उसमें इंटरेस्ट पे। तो देखें डायरेक्ट कैसे हम लोग 90% को टारगेट करते हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे। ऑल इंडिया क्रेडिट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट आई 1969 में, डेट याद करना तो याद कर लीजिए। इसमें जो आया था स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट, ये जो स्कीम है ये 1971 में आया था। इसको स्मॉल फार्मर और ये मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स का जो था ये भी 1971 में साथ में ये दोनों स्कीम चलाए गए थे। और इसमें इसका डायरेक्ट बेनिफिट हम स्मॉल फार्मर्स को के लिए, मार्जिनल फार्मर और एग्रीकल्चर लेबर के लिए होता है, जो लेबर उसमें काम करते हैं उनके लिए था। अब इसी स्कीम को एक साथ मर्ज कर दिया गया 1978 में। इसी को इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया 1978 में, इंटीग्रेटेड। अब एक साथ सब कर रहे हैं, अलग अलग हर चीज़ की अलग अलग योजनाएं बन जा रही थी, तो चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इन दोनों इसका पूरा यही काम ही था कि हम कैसे लोन और सब्सिडी जो लोअर फार्मर्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको दिया जाए। अब कारवां आगे बढ़ता गया, अब हम 78 में आ गए हैं। अब कारवां आगे बढ़ता गया, अदर स्कीम्स जो हैं, ये तो एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट पे फोकस था। अब एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर से बाहर निकालना भी है और सारे सेक्टर्स को भी डेवलप कराना है, तो कौन कौन सा किया गया, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनको ट्रेनिंग देने का, और डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड फॉर रूरल एरिया, सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट किट फॉर रूरल आर्टिसियन, गंगा कल्याण योजना। अब ये सब कहेंगे कि सर ये स्कीम्स कब लॉन्च हुई थी।